तमिलनाडु के कोस्ट गार्ड इंडियन ओशन में अपनी रेगुलर पेट्रोलिंग कर रहे थे, तो वो क्या देखते हैं कि कुछ लोग श्रीलंका से तमिलनाडु की तरफ आ रहे हैं। जब उन्होंने उनको रोका और इंक्वायरी की तो उनको ये पता चला कि ये श्रीलंकन सिटीजन्स हैं और इलीगली इंडिया में एंटर कर रहे हैं। जब इनको पूछा गया कि इसका रीज़न क्या है तो उन्होंने कहा कि वो श्रीलंका में रहते हुए अपनी फैमिली का ध्यान नहीं रख सकते। On to Sri Lanka now, which is facing its biggest economic crisis since its independence. People are struggling to get the basics from food to fuel. Some observers say the poorest may soon face starvation. Protests, shortages and a state of emergency. What's behind the dire economic crisis in Sri Lanka? India extended support to Sri Lanka in all possible ways and say that India has always stood the island nation as close friends. श्रीलंका में अभी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं और इनके प्राइमरी रीज़न है लो फॉरेक्स रिजर्व एंड बैड पॉलिटिकल डिसीजन। अगर हम फॉरेक्स रिजर्व की बात करें, दिसंबर 2021 में श्रीलंका के फॉरेक्स रिजर्व थे $3.1 बिलियन और आज वो घट के सिर्फ $2.3 बिलियन पे आ चुके हैं। और सिचुएशन इतनी ख़राब है, राइस 500 रुपये, मिल्क 800 रुपये, शुगर 300 रुपये केजी बिक रही है और इलेक्ट्रिसिटी तो 4 से 5 घंटा ही आ रही है। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने स्टूडेंट की एग्ज़ाम कैंसिल कर दी क्योंकि पेपर की शॉर्टेज है और आर्मी के ऑब्जर्वेशन में गवर्नमेंट पेट्रोल और डीजल डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। एक रिपोर्ट के हिसाब से गवर्नमेंट ने 10 से 13 घंटे का पावर ब्लैकआउट डिक्लेयर कर दिया है क्योंकि गवर्नमेंट के पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए फ्यूल नहीं है और फ्यूल को इंपोर्ट करने के लिए फॉरेन रिजर्व नहीं है। तो आज के यही वीडियो में हम बात करेंगे कि श्रीलंका की सिचुएशन इतनी ख़राब कैसे हो गई। तो इसको समझने के लिए आपको श्रीलंका की हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। श्रीलंका में अभी जो सिचुएशन है वो मैन मेड क्राइसिस है और श्रीलंका की हालत हमेशा से ऐसी नहीं थी। इनफैक्ट 1948 में श्रीलंका इंडिया के साथ ही ब्रिटिश रूल से आज़ाद हुआ था और पूरे वर्ल्ड की नज़र थी श्रीलंका पे और उसका रीज़न है श्रीलंका की जियोग्राफिकल लोकेशन। श्रीलंका इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए बेस्ट एंड आइडल पोजीशन पे था और इसीलिए सबको लगता था कि श्रीलंका का फ्यूचर काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है। श्रीलंका अर्ली स्टेज पे रबर, टी एंड कोकोनट का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर था और इनके टोटल एक्सपोर्ट में से 90% एक्सपोर्ट सिर्फ ये 3 चीज़ों का था और वर्ल्ड में इनकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा थी। तो अभी गवर्नमेंट के पास 2 प्रॉब्लम थी। पहला, इनको अपना एक्सपोर्ट थोड़ा डाइवर्सिफाई करना था और दूसरा, एक्सपोर्ट से होने वाली इनकम को गवर्नमेंट को इकोनॉमिक डेवलपमेंट में लगानी थी, लेकिन श्रीलंका ये दोनों चीज़ों को करने में नाकाम रहा। 1955 वो पहला साल था जब श्रीलंका ने पहली बार फॉरेक्स रिजर्व क्राइसिस देखे और उसका रीज़न क्या था? इंटरनेशनल लेवल पे रबर और टी की प्राइस कम होना और इसका सीधा रिजल्ट भी श्रीलंका को अपने फॉरेक्स रिजर्व में दिखा। और दूसरी तरफ एक्सपोर्ट से आने वाला पैसा उसमें से 10% ही डेवलपमेंट में जा रहा था और बाकी का 90% पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स में जा रहा था। और ये श्रीलंका के लिए कोई नई बात भी नहीं थी। श्रीलंका की आज भी हम पॉलिटिकल हिस्ट्री को देखें तो काफ़ी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन को जीतने के लिए लोगों से फॉल्स प्रोमिसेस करती थी कि वो इलेक्शन जीतने के बाद उनको चीज़ें मुफ्त में देंगे या फिर उनको चीज़ें बहुत सस्ते दामों पर देंगे। हालांकि गवर्नमेंट के पास कभी भी इतना पैसा नहीं था ये स्कीम्स के लिए, तो वो लोग क्या करते थे कि एक्सपोर्ट की इनकम से ये सारे प्रोमिसेस पूरे करते थे। और कभी कभार तो सिचुएशन इतनी ख़राब हो चुकी थी कि गवर्नमेंट को दूसरी कंट्रीज से लोन लेनी पड़ती थी कि ये सारे प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए। तो हमें इससे इतना तो पता चलता है कि गवर्नमेंट का विजन हमेशा से ही शॉर्ट टर्म विजन था। फाइनली 1977 में गवर्नमेंट ने इन प्रॉब्लम्स के ऊपर काम करना स्टार्ट किया। इन्होंने एक प्लानिंग कमीशन बनाया और उनके हिसाब से अपनी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में काफ़ी चेंजेस किए। उनमें सबसे बड़े चेंजेस थे कि काफ़ी पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स को बंद किया गया, अपने एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई किया गया, FDI, स्टार्टअप्स एंड नए बिजनेस को काफ़ी प्रमोट किया गया। गवर्नमेंट ने अपने एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई करने के लिए गारमेंट इंडस्ट्री को प्रमोट करना स्टार्ट किया। जहाँ पे गारमेंट इंडस्ट्री टोटल एक्सपोर्ट में सिर्फ 2% एक्सपोर्ट करती थी, अभी वो बढ़ के 16% पे आ गई। और FDI को ओपन करने की वजह से मोटोरोला, हैरिस कॉरपोरेशन और दूसरी MNCs ने भी श्रीलंका में अपना इंटरेस्ट दिखाया और एक तरीके से श्रीलंका टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी था, तो गवर्नमेंट ने टूरिज्म इंडस्ट्री को भी प्रमोट करना स्टार्ट किया। लेकिन असली प्रॉब्लम स्टार्ट हुई 1983 में, जब श्रीलंका में सिविल वॉर स्टार्ट हो गई और ये वॉर थी गवर्नमेंट और LTTE के बीच में।
और इनका मोटिव था कि तमिल डोमिनेंट रीजन को इंडिपेंडेंट स्टेटस दिया जाए। और यही सिविल वॉर को हैंडल करने के लिए गवर्नमेंट को अपना डिफेंस बजट बढ़ाना पड़ा। जहाँ पे गवर्नमेंट सिर्फ 2% डिफेंस के ऊपर खर्च करती थी, वो बढ़ा के इनको 16% तक लाना पड़ा। तो एक तरीके से जो पैसा अभी तक डेवलपमेंट में जा रहा था, अभी वो मिलिट्री एंड डिफेंस में जाने लगा। और ये वॉर चली 2009 तक। 2005 में श्रीलंका में एक नई गवर्नमेंट आई और उन्होंने श्रीलंका के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए अपने हम्बनतोटा पोर्ट को डेवलप करने का सोचा। लेकिन गवर्नमेंट के पास इतने पैसे नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया, यूएस से मदद मांगी। यूएस ने अपना ड्यू डिलीजेंस किया और उनके हिसाब से रिजल्ट ये निकला कि ये प्रोजेक्ट अपनी कॉस्ट कवर नहीं कर पाएगा और एक तरीके से इकोनॉमिकली वायबल नहीं है। उसके बाद वो इंडिया के पास आए, इंडिया ने भी वही आंसर दिया और उनको एडवाइस किया कि वो ये पोर्ट ना बनाए। लेकिन श्रीलंका चाइना के पास गया और यहाँ पे वो फंस गए। चाइना ने उनको पैसे देने के लिए अग्री तो किया, लेकिन इनकी कुछ कंडीशन थी। जैसे कि उसमें पहली ये थी कि ये पोर्ट एक चाइनीज़ कंपनी बनाएगी और दूसरी चीज़, अगर श्रीलंका लोन के रीपेमेंट में डिले करता है या फिर डिफ़ॉल्ट करता है तो श्रीलंका को ये पोर्ट चाइना को लीज पे देना पड़ेगा। और क्या था, जैसा चाइना ने सोचा वैसा ही हुआ। श्रीलंका लोन रीपे नहीं कर पाया और कंडीशन के हिसाब से श्रीलंका ने चाइना को हम्बनतोटा पोर्ट 99 ईयर्स की लीज पे दे दिया। और ये चाइना की पुरानी स्ट्रेटेजी है, हेल्प फेल एंड कंट्रोल। पहले चाइना ये दिखाएगा कि वो प्रोजेक्ट में आपकी हेल्प कर रहा है और चाइना इतना इंश्योर करेगा कि आपका प्रोजेक्ट फेल हो जाए और लास्ट में लोन ना पे करने की वजह से चाइना वो पर्टिकुलर रीजन या फिर प्रोजेक्ट पे अपना कंट्रोल ले लेगा। और इसका बेस्ट एग्जांपल है सीपेक इन पाकिस्तान। पाकिस्तान ने भी सीपेक को चाइना की मदद से ही बिल्ड करना स्टार्ट किया था, लेकिन आज वो प्रोजेक्ट होल्ड पे है और सिचुएशन आज श्रीलंका जैसी ही है। चाइना काफ़ी टाइम से एशियन कंट्रीज़ में हेविली इन्वेस्ट कर रहा है, जिनमें है श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार और मालदीव्स। और इन सब में एक कॉमन पॉइंट है, ये सारी इंडियन नेबर कंट्रीज़ है। और अगर इन केस फ्यूचर में चाइना और इंडिया के पॉलिटिकल टर्म्स खराब होते हैं तो चाइना इन कंट्री को यूज़ कर सकता है इंडिया के अगेंस्ट। अप्रैल 2019 में श्रीलंका में ईस्टर बॉम्बिंग्स हुई थी, जिसमें 270 लोग मारे गए थे, जिसमें काफ़ी फॉरेनर्स और टूरिस्ट भी थे। और इसी की वजह से टूरिज़्म इंडस्ट्री को काफ़ी बड़ा झटका लगा था। टूरिज्म कम होने की वजह से श्रीलंका में फॉरेन करेंसी का इनफ्लो भी काफ़ी कम हो गया था। दिसंबर 2019 में श्रीलंकन प्रेसिडेंट ने वेट को 15% से कम करके 8% पे ला दिया था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट की टैक्स इनकम थी वो बहुत कम हो चुकी थी। और मार्च 2020 में कोविड-19 की वजह से इंटरनेशनल लेवल पे लॉकडाउन हो चुका था, तो श्रीलंकन गवर्नमेंट की टूरिज्म इंडस्ट्री से जो बची कुची होप भी थी वो भी अभी ख़त्म हो चुकी थी। रिसेंटली मई 2021 में श्रीलंकन गवर्नमेंट ने श्रीलंका को 100% ऑर्गेनिक कंट्री बनाने का डिसीजन लिया और इसी के चलते एग्रीकल्चर, फर्टिलाइज़र और केमिकल के इंपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया। उनके हिसाब से ये था कि श्रीलंका ये सब चीज़ें जितनी कम इंपोर्ट करेगा उतना उनको फॉरेन करेंसी में कम पे करना पड़ेगा और उनके रिजर्व अच्छे हो सकते थे। लेकिन श्रीलंका की यही सबसे बड़ी गलती साबित हुई। फर्टिलाइज़र एंड केमिकल यूज़ ना करने की वजह से एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ने क्रॉप फेलियर एंड लो प्रोडक्शन जैसे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा और इसी की वजह से डेली फूड आइटम्स की प्राइस 2 से 3 गुना बढ़ चुकी थी और इन्फ्लेशन भी ऑल टाइम हाई लिमिट पे चला गया था। और एक तरफ फार्मर ने भी प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दी थी कि फर्टिलाइजर के इंपोर्ट का बैन हटाना चाहिए। श्रीलंका में अभी सिचुएशन कुछ ऐसी थी, लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, गवर्नमेंट का इकोनॉमी पे कोई कंट्रोल नहीं था, फॉरेन रिजर्व ऑल टाइम लो पे थे और एक्सटर्नल डेट पिछले 5 सालों में श्रीलंका का एक्सटर्नल डेट $19 बिलियन से बढ़ चुका था और इनको हैंडल करने के लिए श्रीलंका के पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। इसी को देखते हुए इंडिया ने श्रीलंका को $1 बिलियन की क्रेडिट ऑफर की, जिसको यूज़ करके श्रीलंका एसेंशियल प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर सकता है और डेली प्रोडक्ट्स एंड इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रख सकता है। Review the progress in extending Indian credit facility of $1 billion for importing food, essential items and medicine. श्रीलंका इनिशियली IMF के पास से लोन के लिए रेडी नहीं था, क्योंकि IMF एक तरीके से बैंक की तरह है। पहले आपको लोन के अगेंस्ट कोलेट्रल रखना पड़ेगा और IMF आपको कुछ चेंजेस बोलेगा जो आपको अपनी गवर्नमेंट में करने पड़ेंगे और उसी के बाद वो आपको पैसे देंगी और एक तरीके से IMF ही बताएगा आपको कि आपको वो पैसों का यूज़ कैसे करना है। और श्रीलंका इस चीज़ के फेवर में नहीं था, तो वो चाइना के पास चला गया। लेकिन चाइना ने उनको ये आंसर किया कि उनको कुछ टाइम चाहिए डिसीजन लेने के लिए और एट द एंड चाइना ने अपने हाथ खड़े कर दिए। एट लास्ट
श्रीलंका ने IMF से बेल आउट पैकेज के लिए रिक्वेस्ट की। To cope with its worst economic crisis in memory, the country will now seek a bailout from the International Monetary Fund. और ये श्रीलंका के लिए कोई नई बात नहीं है। अभी तक श्रीलंका IMF से 16 बार बेल आउट पैकेज ले चुका है। अगर हम श्रीलंका की पॉलिटिकल सिचुएशन की बात करें तो इनके करंट प्रेसिडेंट है गोताबाया राजापक्सा, और इन्होंने गवर्नमेंट को फैमिली बिजनेस बना के रखा हुआ है। इनके भाई है महिंदा राजापक्सा जो अभी श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर है और वो फॉर्मल प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। और इनके अलावा 4 फैमिली मेंबर भी श्रीलंका की कैबिनेट में बड़ी पोजीशन में मेंबर है। और एक इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के हिसाब से 50% श्रीलंकन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स ब्राइबरी और करप्शन के थ्रू दिए जाते हैं, और इनकी गवर्नमेंट के काफ़ी टॉप ऑफिशियल्स ब्राइब लेते हुए पकड़े भी गए। तो इससे ये पता चलता है कि अगर कोई गवर्नमेंट में एक फैमिली का डोमिनेंस इतना ज़्यादा हो तो कभी कभार वो ऐसे फैसले लेते जिसके कॉन्सिक्वेंसेस पब्लिक को भुगतने पड़ते। अभी तक हम लोगों ने श्रीलंका की हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट की इवेंट्स देखे। अभी हम लोग बात करेंगे ऐसे कौन से रीज़न थे जिसकी वजह से श्रीलंका की सिचुएशन आज ऐसी है। उसमें सबसे पहला है फॉरेक्स रिजर्व। मार्च के एंड तक श्रीलंका के पास $2.3 बिलियन के फॉरेक्स रिजर्व थे, और अगर हम यही चीज़ कोई भी डेवलपिंग कंट्री के साथ कंपेयर करें तो ये बहुत कम है। फॉरेक्स रिजर्व की वजह से ही कोई भी कंट्री अपनी डेली नीड की फूड आइटम्स या फिर फ्यूल्स दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करता है, लेकिन श्रीलंका के पास आज ये सब इंपोर्ट करने के लिए भी पैसे नहीं। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है हाई एक्सटर्नल डेट। श्रीलंका हमेशा से ही अपनी इनकम एंड एक्सपेंडिचर को बैलेंस करने में फेल रहा है, इसलिए टाइम टू टाइम अपनी इकोनॉमी को रन करने के लिए दूसरे देश या फिर दूसरी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से लोन ले रहा है, जिसमें सबसे बड़े नाम है चाइना, IMF एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक। अगर हम श्रीलंका के डेब्ट की बात करें तो 2005 में श्रीलंका का एक्सटर्नल डेब्ट था $11.3 बिलियन, और वो 2020 तक बढ़ के $56.3 बिलियन तक पहुंच चुका है। नेक्स्ट है टूरिज्म इंडस्ट्री। श्रीलंका हमेशा से ही एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन फेमस रहा है, और श्रीलंका की GDP का 13% हिस्सा टूरिज्म इंडस्ट्री से आता है। लेकिन 2019 के ईस्टर बॉम्बिंग और 2020 के कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से श्रीलंका की टूरिज्म इंडस्ट्री पूरी तरह से ठप हो चुकी है। और लास्ट है करप्ट पॉलिटिशियन। जैसा हम लोग ने देखा कि श्रीलंका की गवर्नमेंट को काफ़ी समय से एक ही पॉलिटिकल फैमिली रूल कर रही है, और काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि वो लोग अपने और अपने फैमिली के इंटरेस्ट को देखते हुए गवर्नमेंट डिसीजन लेते हैं, और जिसका नुकसान जनरल पब्लिक को भुगतना पड़ रहा है। और फाइनली श्रीलंका के लोगों को ये चीज़ रियलाइज़ हो चुकी है, और वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट राजापक्सा को प्रेसिडेंट पद से हटाया जाए। एट लास्ट हम ये बात करेंगे कि इंडिया ये सिचुएशन से क्या सीख सकता है। उसमें पहली चीज़ है डेब्ट डिपेंडेंसी। लॉन्ग टर्म के लिए डेब्ट डिपेंडेंसी कोई भी कंट्रीज़ के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली वो अपने शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव लोन या डेब्ट के थ्रू कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में वही डेब्ट आपके डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकता है। उससे अच्छा कंट्रीज़ को ऑर्गेनिक एफर्ट्स के ऊपर फोकस करना चाहिए, उसी के थ्रू उनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट फ्यूचर में मिल सकता है। दूसरी चीज़ है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। आज दुनिया की सारी कंट्रीज़ कुछ ना कुछ चीज़ें या तो इंपोर्ट या तो एक्सपोर्ट करती है, लेकिन हर कंट्री को अपने एक्सपोर्ट के ऊपर फोकस करना चाहिए और इंपोर्ट को कम करना चाहिए, जिसकी वजह से कंट्री का फॉरेक्स रिजर्व अच्छा बनेगा और वो डेवलपमेंट में यूज़ कर सकते हैं। और पैरेलली कंट्रीज़ को अपने एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई भी करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई एक एक्सपोर्ट कैटेगरी के ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है तो उनके ओवरऑल एक्सपोर्ट के ऊपर इतना बड़ा इम्पैक्ट ना है। और लास्ट चीज़ है कैरेक्टर ऑफ बोरोवर। अगर कोई भी कंट्री कोई भी रीज़न की वजह से लोन लेती है तो उनको ये देखना चाहिए कि वो लोन किससे ले रही है। जैसे हम लोग ने आगे एग्जांपल में देखा कि चाइना डेवलपिंग कंट्रीज़ को हेल्प के बहाने अपनी डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी में फंसाता है, और फ्यूचर में लोन रीपे ना करने की वजह से या फिर डिफ़ॉल्ट की वजह से वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या फिर कंट्री के रीजन पे अपना कब्जा कर लेता है। इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you very much for watching. See you in next one.